बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की, और आज बात व्यूअर्स होगी सबसे पहले देश में हो रहे इम्तिहानों की। इम्तिहान होते हैं, फिर इम्तिहान रद्द होते हैं, दोबारा इम्तिहान कराए जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो इम्तिहान भी कितना साफ होगा। खबर देखिए, देश की दो बड़ी परीक्षाओं से जुड़ी हुई इस वक्त क्या आपको बता दूं, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए जो देश की सबसे बड़ी एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने कल ही अब ये खबर आई कि नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेट वो परीक्षा है जिससे कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह की जाती है। आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर सब नियुक्त होते हैं। अब इसमें लगभग 9 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया था। अब अभी नीट वाला मामला चल ही रहा है, और नीट वाले मामले में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सरकार के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें गिर रही हैं। अच्छा, मुसीबत भी क्यों कहें, यह धारा तो सब कुछ सरकार में बैठे ही कुछ लोगों का है, या कुछ सरकारी लोगों का है, अफसरों का है। भाई इम्तिहान क्यों नहीं ढंग से कराए गए, इस सवाल का जवाब देगा कौन? 9 लाख छात्र जो हैं यूजीसी नेट परीक्षा में बैठे, अब उनको दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा। और नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चे बैठे। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो दोबारा इम्तिहान देंगे, दोबारा वो तैयारी करें, या अभी जो इम्तिहान लिया गया है उसी में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उसको ठीक करके वो पर्चा जो है, वो पेपर जो है मान्य माना जाएगा। बिहार में लगातार खबरें आ रही हैं कि भाई लोगों को रात में पेपर हटाया गया था, अगले दिन वही पेपर आ गया, सबूत मिल रहे हैं। अब वो लोग जो हैं बाकायदा कबूलनामा लिख रहे हैं, वो लड़के जिन्होंने कहा कि हमने पेपर खरीदा था और हमको एक जगह ले जाया गया था, पेपर रटवाया गया था, सुबह वही पेपर आया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कह रही पर्चा लीक हो गया, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पहले यूजीसी नेट वाली बात हम कर लेते हैं। 18 तारीख को, 2 दिन पहले, आज क्या तारीख, 20 तारीख, परसों पेपर हुआ। कल सरकार ने मान लिया, एनटीए ने मान लिया कि पेपर में गड़बड़ी। एक दिन के अंदर खुद ही पेपर कराया। 18 तारीख को, 19 तारीख को खुद ही स्वीकार कर लिया, खुद ही मान लिया। अभी तक कोई आरोप भी नहीं लगा, कहीं पब्लिकली कहीं कोई चिंगारी भी नहीं उठी कि भाई पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है। 18 को पेपर हुआ, 19 को एनटीए कहता है पेपर में कुछ ठीक नहीं है, हम पेपर रद्द कर रहे हैं। और यहां नीट देख लीजिए, नीट की परीक्षा मई महीने में कराई गई थी 5 तारीख को, और वहां तब से लेकर के अब आप देख लीजिए इतना वक्त गुजर चुका है, 1.5 महीना हो गया है। लेकिन 1.5 महीने में इतने आरोप, इतनी धांधलियों के इल्जाम, लेकिन अभी तक सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है। इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान सारे मौजूद, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर जगांवकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले अब ये जरा नीट परीक्षा को लेकर जो नई बातें सामने आई वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो बात है वो ये कि काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जो यहाँ जो जितनी पिटिशंस गई हुई थी कि परीक्षा गड़बड़ हुई है, उसमें काउंसलिंग रोकने की मांग थी, उन्होंने काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगाएंगे। पहले भी ये अपनी सुनवाई में कोर्ट ने यही कहा था, और काउंसलिंग की डेट के बाद की अगली तारीख है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। अब लेकिन इस बात के साक्ष्य खुद चलकर सामने आ रहे हैं कि पर्चा लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था। केवल ग्रेस मार्क वाली कहानी नहीं है, ये 1500 बच्चों का ग्रेस मार्क आ गया तो उन्होंने टॉप कर लिया, उसमें 67 बच्चों ने, वो कहानी खत्म हो गई, पुरानी कहानी हो गई। अब पेपर लीक हुआ, इस बात के प्रमाण आ रहे हैं। बिहार में 4 छात्र ऐसे हैं, 4 लड़के ऐसे हैं जो पुलिस की कस्टडी में इस वक्त गिरफ्तार हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनएचएआई के गेस्ट हाउस में हमको परीक्षा से पिछली रात हमको ले जाया गया, वहां पर हमको पेपर दिया गया, पेपर हमको रटवाया गया, अगले दिन हम इम्तिहान देने सेंटर पर पहुंचे तो हूबहू वही पेपर था। पुलिस की कस्टडी में वो कबूलनामा लिख करके दे रहे हैं। और ये इल्जाम आज का नहीं है, ये मई महीने से लगता हुआ आ रहा है। मई महीने में कुछ जले हुए कागज मिले, फिर पुलिस ने कहा यहां एनटीए को हमको अपना पेपर भेजिए, हम उस प्रश्न पत्र का मिलान कर लें जले हुए कागज के टुकड़ों से, उसी में कहानी चलती रही। अब यहां से एनटीए जो है वो बिहार सरकार से जो है मांग रहा है कि आप बताइए आपको क्या मिला है अब तक की जांच में, फिर हम भी आगे बढ़ते हैं, हम अपनी तफ्तीश करते हैं। तो चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। 1.5 महीना होने को आ गया इस बात को लेकर के। हमारे सहयोगी पटना से भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन नीतीश चंद्र जो है वो हमारे साथ जुड़ गए। तो पहले इसी बात पर हम लोग चर्चा करें। नीतीश, ये जो कबूलनामे आ रहे हैं, व्यूअर्स आपसे जानना चाह रहे हैं बड़ी तफसील से, कौन लड़के हैं, कहां बैठकर इन्होंने एक रात पहले जो है पेपर देखा था, क्या वो हूबहू वही पेपर था जो अगले दिन नीट की परीक्षा में आया था? देखिए, 4 छात्र इस मामले में अभी तक पकड़े गए हैं, जेल में हैं, और इन चारों का कबूलनामा इंडिया टीवी के पास है। और उन सबों ने जो बात कही है उसका जो एक निचोड़ है, जो लबो-लुबाब है, वो यही है कि सबों ने ये माना है कि प्रश्न पत्र उनको पहले मिल गया था और उसको रटवाया गया था, आंसर मिल गया था। और सबों ने ये कहा है कि सिकंदर के नाम का जिक्र किया है, सिकंदर यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर हैं,
और सभी इनके संपर्क में हैं। तो ये बात साफ तौर पर दिख रही है कि सिकंदर यादवेंदु जो है वो सबसे मुख्य भूमिका में है और इसके संपर्क में चारों छात्र थे। इसके अलावा जो दूसरे सेटर थे वो लोग भी संपर्क में हैं, जिनमें नाम आया है अमित आनंद का, नीतीश का। और इन चारों छात्रों ने जो बातें कही है ये मोटे तौर पर ये बात साबित कर देती है कि पेपर लीक हुआ है। यदि ये छात्रों का जो कबूलनामा है वो सही है तो वो ये बात की तस्दीक करता है कि इन्हें जो प्रश्न पत्र मिला था वो समय से पहले मिला था। और सबसे पहले आयुष नाम के लड़का जो पकड़ा गया था परीक्षा केंद्र पर पटना के डीएवी स्कूल में, उसके पास पुलिस पहुंची थी, परीक्षा चल रही थी। वहाँ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि परीक्षा खत्म होने दीजिए। परीक्षा खत्म होते ही उसके पास पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। और उस आयुष नाम के लड़के ने बताया कि हमें जो है एक जगह रखा गया था पटना में लर्न प्ले स्कूल में, और वहाँ एक रात पहले ही करीब 20 से 25 हमारे जैसे दूसरे छात्र थे। तो उन ऐसे छात्रों में से 4 अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं जो पटना में अलग अलग सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। और इन चारों छात्रों से पुलिस ने जो पूछताछ की है और पुलिस को जो इन लोगों ने बयान दिया है उसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो अब ये देखना होगा कि इनके बयान के बाद अब आगे एनटीए क्या फैसला लेता है, क्योंकि ये बातें अब धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं कि पेपर लीक जो हुआ था, यदि ये लड़कियों के बयान की बात करें तो, और इसके साथ साथ जो दूसरा एंगल है मंत्री जी वाला, वो अलग रास्ते पकड़ चुका है। वो मैं अभी बताता हूं नीतीश, उस पर आपसे बात करता हूं जिस ओर अभी इशारा किया नीतीश ने। अब मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गया। पेपर लीक हुआ ये तो लड़के खुद बता रहे हैं। अब किसने लीक कराया, लीक कराने के बाद किसने ठहराया? बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीएस ने, पर्सनल सेक्रेटरी ने, उसने फोन करके गेस्ट हाउस बुक करवाया था इन लड़कों के लिए। मैं आपको विजय सिन्हा का बयान सुनवा रहा हूं। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। एनएचआई की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ, ये वो व्यक्ति हैं प्रदीप कुमार जिनको फोन गया था, जो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीएस ने फोन किया, इनको फोन किया था। एक कह रहे हैं कि मैंने आगे मैसेज कर दिया था, गेस्ट हाउस बुक हो गया था, उसमें लड़के ठहरे थे, उनको पेपर मिला था, अगले दिन वही पेपर आया था। एक बार फिर नीतीश के पास चलते हैं। अब ये सारे किरदार जो हैं इस पूरे घटनाक्रम के, वो एक बार जरा नीतीश आप बता दीजिए। नीतीश, तेजस्वी यादव पर सीधे तेजस्वी यादव के पीएस पर इल्जाम लगा रहे हैं उप मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, और इन्होंने ही फ़ोन किया था सिकंदर यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने के लिए प्रदीप कुमार को, जो कि एनएचआई के एक अधिकारी हैं। तो 1 बार नहीं 2 बार फ़ोन किया। डिप्टी सीएम ने बताया है कि 1 मई को पहली बार किया और फिर 4 मई को दूसरी बार किया। परीक्षा 5 मई को थी। अब इसमें एक बात यह भी साबित होती है कि क्या 1 मई को ही सिकंदर को यह पता था कि पेपर लीक होने वाला है? क्योंकि 1 मई और 5 मई में 4 दिन का फासला है, और 1 मई को ही वो कह रहा है कि हमें रूम चाहिए अपने साले के बेटे अनुराग यादव के लिए। तो ये अब इससे में ये भी बात निकलती है कि आखिर इतना पहले कैसे उसको पता था और इसलिए वो रूम बुक कर रहा था। दूसरी बात कि इसके लिए दूसरी बार भी फ़ोन आता है प्रीतम कुमार का, यानी सिकंदर उनके लिए कितना अहम है कि जिसके लिए वो 2 बार फ़ोन करता है प्रदीप कुमार और को। ये प्रीतम कुमार कहाँ है? ये खामोश है तब से। आप इससे रिश्तों की मजबूती भी समझ सकते हैं।
देखिए, मैंने फ़ोन पर बात की थी उनसे कल, तो उन्होंने इन सारी बातों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यादव जाति का हूं, वो भी यादव हैं, इसलिए लोग रिश्ता जोड़ लेते हैं, मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं है सिकंदर से। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फ़ोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियर रैंक का जो अधिकारी है वो यादवेंदु है और सिकंदर यादवेंदु है, और ये भी जो NHI के अधिकारी इसको देखते हैं गेस्ट हाउस को, वो भी जूनियर इंजीनियर रैंक का है, तो दोनों में परिचय होगा, इस नाते बुकिंग हो गई होगी। तो सिरे से खारिज किया था उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बातचीत को। लेकिन अब कॉल डिटेल के साथ जब बातें आ गई हैं, पूरे प्रमाण के साथ डिप्टी सीएम ने ये बातें रखी हैं और चूंकि इसके लिए पूरी उन्होंने जांच की है, तो उसमें अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो मंत्री जी का नाम आ रहा था रजिस्टर पर, ये मंत्री कौन है, किसके संदर्भ में मंत्री कहा जा रहा था, तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो मंत्री तेजस्वी यादव के PS के बारे में कहा जा रहा है। और चूंकि तेजस्वी यादव अभी तो मंत्री नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई एक बार मंत्री होता है, वो हट भी जाता है, तो उसके लिए लोग उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई विधायक नहीं भी है तो आप देखेंगे क्षेत्र में लोग उनको विधायक जी ही कहते हैं। तो मंत्री शब्द का इस्तेमाल यहाँ ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चूंकि फोन आया था तेजस्वी यादव के आवास से, उनके PS से, इसलिए ब्रैकेट में मंत्री लिख दिया गया। तो अब धीरे धीरे ये सारी बातें साफ हो गई हैं और चूंकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर दी है डिप्टी सीएम ने, जो 3 इससे संबंधित अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया गया है। और डिप्टी सीएम पर चूंकि उंगली उठ रही थी, चूंकि मंत्री से स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये कौन मंत्री है, आमतौर पर लोग वर्तमान मंत्री समझेगा, तो उनकी परेशानी ये थी कि कहीं उन पर ये बातें ना आए, इसलिए उन्होंने पूरे स्तर पर इसकी जांच की। और जांच में उन्होंने नीतीश, अब देखिए दो मामले हो गए हैं इसमें। एक तो पर्चा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, दूसरा ये सारी व्यवस्थाएं कराने वाले कौन थे, नीतीश कुमार के PS थे क्या, इसका कुछ RJD से कुछ लेना देना भी है क्या? बीजेपी जाहिर है उसको तो इस वक्त ठीक लग रहा होगा कि भाई नीतीश कुमार के PS ने फोन किया, तो लेकिन और वो रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई भी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीतीश आपका। अब बताइए क्या होना चाहिए इसमें, हर्षवर्धन जी? देखिए, होना क्या चाहिए, इस सवाल का जवाब हो गया है बड़ा कठिन। अभी कठिन है, अब ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि अभी तक सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कोई स्वीकारोक्ति नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि ये बहुत पहले, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने शपथ ग्रहण किया, उनको पोर्टफोलियो मिल गया, उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और नीट वाले मसले पर बताना चाहिए था कि कहाँ कहाँ उन्होंने जांच कर दी है, कहाँ की जांच से क्या निकल कर आया है, NTA के कौन वो बेईमान अधिकारी हैं जिन्होंने ये सब किया है। पर्चा लीक हुआ तो उस सेंटर का, पटना विशेष करके इस संदर्भ में कहें, पटना का पर्चा कहां से गया था, क्योंकि ये तो पटना पर्चा छपता है, उसके बाद अलग अलग जगह रहता है, बैंकों में जाता है या किसी जरिए जाता है और वहां से फिर पहुंचता है। उस चेन को क्या ये सरकार अभी तक पकड़ पाई है? इसका जवाब है नहीं। और बिना किसी संकोच के, बिना कोई शब्द चबाए हुए मैं ये कहता हूं, ये इस सरकार के ऊपर काला धब्बा है, इससे कम कुछ नहीं। फिर ये मामला आता है, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, विजय सिन्हा जी बता रहे हैं, और देखिए कितने अच्छे से, जब अभी नीतीश बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कहे कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं तो कहीं उनके ऊपर ना आ जाए, मतलब संदेह ना आ जाए, क्योंकि तो, मंत्री जी लिखा था, तो उप मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा खुजवा लिया और अब निकल के आया कि तेजस्वी यादव, उसका PS, उसके PS का कोई एक परिचित, उसके परिचित का कोई रुक जाता है गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस NHAI का लिया गया। अब ये भी कमाल ये है कि ऐसे कामों के लिए NHAI का गेस्ट हाउस क्यों लिया गया, क्योंकि सरकार के, राज्य सरकार के ढेर सारे ऐसे गेस्ट हाउसेस थे। तो क्या ये भी एक उस साजिश का हिस्सा था कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी विभाग को लेना चाहिए? क्योंकि ये बातें वैसे नहीं समझ में आती हैं, जब पकड़ी जाती तब समझ में आती हैं। अब सवाल इससे आगे का आता है, राज्य में सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सरकार है, NTA जैसी एजेंसी जिसको इस तरह के सारे गड़बड़ झाले दुरुस्त करने के लिए ही लाया गया, क्योंकि पहले अलग अलग लोग कराते थे, अलग अलग तरीके से होता था, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। और ये तो हो गया पटना। गोधरा में निर्णय ने बाकायदा वो स्टोरी की थी कि कैसे कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। झज्जर में एक ही सेंटर पर क्या क्या हुआ। अब इसके बाद भी अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से स्वीकारोक्ति नहीं हो रही है, और पहले कहते हैं ना कि भाई इस्तीफा दे दो, मैं नहीं कहता हूं कि इस्तीफा दे, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए तो बहुत नैतिक बल और बहुत साहस चाहिए। वो मंत्री कोई जिम्मेदार थोड़ी ना होता था,
किसी के भी मंत्रालय में कुछ गड़बड़ हो गई, मंत्री जिम्मेदार नहीं, लेकिन उसको लगता था नैतिक बल। हम जब ये नैतिक साहस, नैतिक बल दिखाएंगे तो जिसने गड़बड़ की है उसके ऊपर जाएगा, जो जांच कर रहे होंगे वो और नैतिक होंगे। मुझे लगता है इस पूरे मामले में नैतिकता का शून्य हो जाना सबसे बड़ी चिंता की वजह है। और उन विद्यार्थियों के बारे में सोचिए, उन छात्रों के बारे में जो अच्छा पेपर देकर आए होंगे, ईमानदारी से देकर आए होंगे, क्योंकि ये तो 1000-2000 लोगों का होगा ना, बाकी तो सब ईमानदार छात्र हैं। पर रद्द हो जाए तो भी उनका नुकसान, गड़बड़ हो जाए तो भी उनका नुकसान। ये सरकार के ऊपर काला धब्बा है। एक लाइन में, पेपर बिका, पेपर खरीदा गया, पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, दोबारा पेपर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी शक, बिना किसी। और मैं कहता हूं कि ये पता तो चले ना, अगर इतने, और ये देखिए जो अभी नेट वाला रद्द हुआ है, जिसको परसों हुआ, कल रद्द किया गया, उसको मैं खबर पढ़ रहा था, वो भी कमाल है। होम मिनिस्ट्री ने कहीं से वो खबर पता चली कि भैया ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब उन्होंने ये कहा और ये पेपर रद्द हो गया एक दिन में अपने आप। यानी जो सिस्टम है उससे नहीं आया है, क्राइम की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से आया है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना जो है। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी चुनौती है। हम एनईपी अगले साल लागू होते हुए देखना चाह रहे हैं, जो इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला। अगर ये इस तरह का काम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना हो, मेडिकल डॉक्टर बनाने वाला, तो कितना शर्मनाक और कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है वो सोचिए। किसने किया, कितने लोग शामिल थे इस पेपर लीक में या इस घोटाले के अंदर, इस गड़बड़ झाले के अंदर, ये तो सेकेंडरी है। पहले ये कि माना तो जाए कि हां पेपर में गड़बड़ी हुई, पेपर बट गया, इसको स्वीकारें तो। प्रोफेसर साहब, अब क्या बचा है? लड़के जेल में जो कह रहे हैं हमको एक रात पहले पेपर मिल गया था। मुझे लगता है इसमें सब चीज तो साफ है। इसको क्या कहा जाए, जो नेट वगैरह का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चूंकि फील्ड में हूँ इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ, कोई दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है। और एक माफिया तंत्र है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु इज इन पावर, यहाँ है वहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? विश्वविद्यालयों में 2-2 लाख 3-3 लाख छात्रों की परीक्षाएं होती हैं, एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको कभी सुनाई पड़े होगी कि प्रश्न पत्र जो है वो बाहर आ गया। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, कई बार आ जाता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि सिपाही का भर्ती परीक्षा हुआ और उसके बारे में लीक हो गया। एक के बाद एक नीट हुआ, इसके बाद नेट हुआ। तो आप शुक्रिया कहिए अमित शाह जी के मंत्रालय का, जिन्होंने इसको डिटेक्ट किया, नहीं तो एनटीए के पास तो इसकी भी जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एनटीए के पास जानकारी नहीं है, एनटीए करना नहीं चाहता है, डिनायल मोड में है। देखिए, जब सब चीज आप आईएएस के भरोसे छोड़ देंगे ना, तो वो आईएएस के तरीके से ही काम करेगा। शिक्षक यदि आप देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को आप देखिए जरा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग होते हैं वो जिम्मेदारी से उन चीज़ों का निर्वाह करते हैं, फुल टाइम अपॉइंटी होते हैं, जिम्मेदारी से निर्वाह करते हैं। यहाँ पर एक आईएएस हैं और बाकी एक्स ऑफिसियो जो है वो एनआईटी के डायरेक्टर, आईआईटी के डायरेक्टर वैसे होते हैं, जो शायद ही मिलते होंगे, साल में एक आध बार मिल जाते हैं। हमने अभी सुना है इस बात को। महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा को आप शिक्षा देने वाले के हाथों में आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? वो क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए? वो होते तो उनको पता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। एक आईएएस अधिकारी को लगता है कि इस देश का एक प्रचलन है, आईएएस अधिकारी का मतलब है जैसे दुनिया का सर्वज्ञाता वो बैठा हुआ हो, और आप उनके हाथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट दे देते हैं, आप उनके हाथ में थिंक टैंक दे देते हैं, आप उनके जितनी भी, जिनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, दूर दूर तक उनको समझ भी नहीं है उसके बारे में। इसके बारे में भी आप उनको आप इलाज पे पहले चले गए। मैं तो पूछ रहा हूं, बीमारी हो गई, अब तो सबूत आया, डायग्नोसिस हो गया, सब आ गया ना, टेस्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। ये आप इलाज जो कर रहे हैं ना, आप सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। मैं आपसे फिर बीमारी माने तो बीमारी मान नहीं रहा कोई। मैं तो बीमारी तो पता ही नहीं है आपको, मैं तो बीमारी की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। आप जिसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सिम्टम है,
कि बुखार लगा है आपको, इसका हम एक पैरासीटामोल दवा दे देते हैं, लेकिन जो कैंसर घुसा हुआ है उसको ठीक करने के लिए क्या है? क्या घोटाला यही हुआ? राजस्थान में हुआ, जब अखिलेश की सरकार थी तब वहां पर पेपर लीक होते थे। ठीक है। जब लालू की सरकार थी तब मैं तो बोलना नहीं चाहता, एक मंत्री जिनकी दो बेटियां जो है वो डॉक्टर बन करके चली आई, कहां से हो गया था? घपले तो पहले भी होते थे। आज वो चीजें जनता की ये पे आ रही है। और अब जो हो रहा है ना, मैं फिर बता रहा हूं, अब राजनीति हो रही है, ये प्रदर्शन की राजनीति हो रही है। अब जो हो रही है ना, मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और बहुत हाईएस्ट लेवल तक इसको ले जाने की जरूरत है। पहले तो परीक्षा रद्द हो, अब तो और कोई इलाज, अब तो और कोई तरीका नहीं है ना। देखिए, मैं उस पर एक छोटी सी मैं आपको एक छोटी सी समीर जी एक 10 सेकंड का हम इंटरवेंशन कर दें। देखिए, जो हर्षवर्धन जी ने कहा 5,000 लोग इसमें गंदे होंगे, 5,000, मैं फिर कह रहा हूं 10,000 गंदे होंगे, लेकिन 24 लाख जो है ठीक तरीके से परीक्षा उन्होंने दिया होगा। वैसे ही नेट के एग्जाम में बहुत लोग जिंदगी खपा करके वहां पर, कई माँ बाप अपने पेट काट करके शहरों में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये छोटी बात नहीं है कि उनका एग्जामिनेशन रद्द कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्या करें? और मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे लोगों का रिजल्ट आने दीजिए, और आपकी इंक्वायरी चल रही है, जो इसमें पकड़ा जाता है उनको आप फांसी पर लटका दीजिए। बाकियों का रिजल्ट मान लिया। मैं सही, मैं इस दृष्टि से देख रहा हूं। चलिए ठीक है कि 4,000 5,000 लोग ऐसे हैं, 5,000 ऐसे लोग हैं, 10,000 ऐसे लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। हाथ काट देना है कोई इलाज नहीं है कि भाई कुछ हो गया तो मतलब दोबारा परीक्षा रद्द ना की जाए। मेरा एक दृष्टिकोण है, हो सकता है मैं गलत हूं अपने दृष्टिकोण। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम हुई तो निरस्त कर दी थी, क्योंकि उस समय 40 छात्रा का पेपर लीक हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये सिर्फ 40 छात्रों का मामला नहीं है, ये बाकी सारे परीक्षा देने वाले छात्रों का मामला है। पूरी परीक्षा निरस्त की जाती है, परीक्षा फिर से होना चाहिए। 2015 में फिर से परीक्षा हुई थी। और दूसरी बड़ी जो प्रश्न उठ रहा है एनटीए को लेकर कि एनटीए ने किस आधार पर ग्रेस पहले परीक्षा रद्द हो या ना हो? बिल्कुल रद्द होना चाहिए। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, चंद्रचूड़ जी 6-8 जुलाई को उसकी सुनवाई करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो इस पर बहुत कठोर निर्णय लेने वाले। हो सकता है कि परीक्षा 2015 में जिस तरीके से निरस्त कर दी गई थी, उसी आधार को मानते हुए फिर से परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है, कि मामला बहुत गंभीर है। और दूसरा बड़ा मामला यह है कि एनटीए को ग्रेस देने का अधिकार किसने दिया? 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था ग्रेस नंबर देने का, वो क्लेट की एग्जाम को लेकर आया था, जो कानून को लेकर लॉ की होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत स्पष्ट था कि यह ग्रेस का जो जजमेंट है, यह मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम पर लागू नहीं होगा। उसके बाद भी अगर इसने एनटीए ने अगर ग्रेस मार्क दिया है तो इसे बताना पड़ेगा कि उसने किस आधार पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेस सिस्टम लागू नहीं होगा। और अभी एक स्टूडेंट की जानकारी आई है कि 180 में से 179 प्रश्न उसने अटेम्प्ट कर लिए, उसको भी ग्रेस मार्क दे दिए और उसको भी 720 नंबर मिल गए। 2023 की अगर आप बात करोगे तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क मिले थे। इस बार 67 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 720 में 720 मार्क मिले। तो ये बताता है कि एनटीए ने किस तरीके से अंदर धांधली की है। ग्रेस मार्क जो धांधली हुई, अब ये 100% धांधली हुई, बड़े स्तर पर हुई है। पूरी एग्जाम निरस्त करना चाहिए और फिर से कंडक्ट करना चाहिए। राहुल जी, टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन मैं उसके बाद आप अपना डिटेल में आप बता दीजिएगा, आगे हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। बस इतना मैं लेकिन जानना चाह रहा हूं, क्या पेपर रद्द करना है, दोबारा परीक्षा से बोल रहा हूं कि पेपर रद्द करना और कोई इलाज नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर 0.001% भी इसमें धांधली हुई है या दिक्कत है, तो एक तो एनटीए माने इसे कि दिक्कत हुई और कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा तो आपको कितनी शर्म आएगी सरकार को, ये उसे सोचना। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। ये ग्रेस मार्क हटाने का फैसला, काउंसलिंग भी उसने रद्द नहीं की है। उस सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद रद्द करेंगे तो और दिक्कत है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि ये जो ग्रेस मार्क हटाने वाला जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नहीं, यही आवेदन ये एनटीए ने खुद कोर्ट में जाकर के। नहीं, और वो जब काउंसलिंग अभी रद्द नहीं हुई है, अभी तो बच्चे काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे। मुझे लगता है वो जो बात प्रोफेसर साहब ने कही ना कि भाई पहले पता चले कि कितने पैमाने पर ये हुआ है, उसकी सजा हर बच्चे को ना मिले।